ओके, वेलकम। आज हमारे साथ में है देव शंकर। देव हैज सिक्योर्ड रैंक 12 इन क्लैट 2024 एंड ही इज स्टिल इन क्लास 12। तो हम लोग देव से बात करेंगे। विल अंडरस्टैंड कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, किस तरह के सोर्सेज उन्होंने चूज किए, किस तरीके से अपने आप को उन्होंने काम रखा बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम, और क्या फीलिंग थी। सबसे पहले तो वो पूछते हैं। तो देव, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो फीलिंग तो आई होगी अच्छी सी कि रैंक 12 आ गई, उसके बाद से अभी तक वो फीलिंग थोड़ी बहुत है या कुछ मतलब कम हुई है अभी थी? सर है, थोड़ी बहुत तो है ऑफ कोर्स। ओके। बट पूरी तरह से फेक नहीं। राइट। तो ये मैं तो समझता हूँ दिस इज अ बिग अचीवमेंट बिकॉज मेरे और आपके मार्क्स एकदम बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। एंड मैंने आपको बताया भी था कि मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरे को रैंक ऊपर इसलिए दे दिया क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है। देर इज, आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर रीजन। ठीक है। सो दिस इज एन अचीवमेंट रियली बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, करियर का प्रेशर होता है और बहुत सारी चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मैंने तो एग्जाम देना था और ठीक है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं होता मैं किसी को बताता ही नहीं मेरा क्या हुआ है। ठीक है। मैंने कौन सा BA LLB करना है, मैंने तो बस देखने के लिए किया है। तो दिस इज रियली बिग अचीवमेंट दैट यू हैव डन। पेरेंट्स वगैरह ने क्या, उनका रिएक्शन था कुछ कैसा रहा? मतलब सर पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे, और मतलब उन्हें उन्हें तो पहली बात में सर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये किसी और का, उन्होंने रिजल्ट देख लिया है या वैसा कुछ, या 12 जैसे रैंक थी तो उसके आगे के 3 जीरो मिसिंग है या कुछ और ही है। मतलब कुछ गलत हो गया वेबसाइट पे ऐसा कुछ। ठीक है। बट दे वर रियली प्राउड। ठीक है। तो इस बार का जो पेपर था ना, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तो फॉर एग्जाम्पल आई टॉक टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। जब मैं पेपर मैं देख रहा था, तो पेपर मैंने देखा और मैंने रियलाइज किया कि यार, मतलब मैंने पोस्ट तो कर दिया कि मैं 2 डिजिट रैंक ले आऊंगा या अंडर 50 ले आऊंगा, लेकिन अगर इसमें 100 से ऊपर स्कोर नहीं किया तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनीवेयर नियर टॉप 100, मतलब मुश्किल हो जाएगी। सो वो तो था, बट समहाउ हमने जितने भी लोग मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने स्कोर किया है, उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत किसी तरीके से काम रखा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोग जो घबरा गए थे, आप किस तरीके से अपने आप को वहां पे आपने डील किया, अपने इश्यूज को डील किया? डिड यू डू एनीथिंग बिफोर द एग्जाम दैट हेल्प यू काम डाउन, और व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस गोइंग इन योर हेड ड्यूरिंग द एग्जाम? सो देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हाँ, एंजाइटी तो थी एक अच्छी लेवल की, मतलब डर तो था। पर मैं, मतलब कि मैं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा ना मंदिर जाया करता था, और हमेशा मतलब मंदिर में बैठता था, भगवान की पूजा करता था। तो जब थोड़ा सा एंजाइटी लेवल कम होता था, और अपने दोस्तों के साथ सर मैं बहुत ज्यादा बाहर घूमता था। ये थी कि मैं, चलो सर घर पे नहीं बैठता था, मैं सिर्फ बाहर घूमता था, उससे मेरी थोड़ी एंजाइटी लेवल कम होती थी। मतलब पढ़ने के समय तो बैठता था और वैसे बाहर घूमता था, ऐसे मोबाइल टीवी थोड़ी कम देखता था। और सर जब एग्जाम हॉल में गया था तो मैंने भी अपने आसपास के जितने भी लोग थे वो एग्जाम दे रहे थे, तो उनके चेहरे पे देखी वो शिकंती, मतलब कि वो बहुत डरे से थे। बट मैंने भी बोला कि चलो आज डर के क्या फायदा, फिर अगले साल ही फिर बैठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है। फिर मैंने बस वैसे ही दे दिया। ठीक है, मतलब योर बिलीफ इन गॉड, रिलीजन, उसने आपको हेल्प किया इन जनरल काम डाउन होने में भी, और फ्रेंड्स का साथ भी रहा। अच्छा, हाँ ये जी। बताइए, आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी यहाँ पे? तो अगर हाँ, तो कौन सी कोचिंग आपने ज्वाइन की थी? सर मैं कोचिंग तो जाता था, मतलब क्लासेस थोड़ी कम अटेंड करता था, लेकिन ज्यादा था। करियर लॉन्चर है एक कोचिंग, वो यहाँ पे कनॉट जी। प्लेस में दिल्ली में, उसके सेंटर में जाता था, वहाँ पे मॉक टेस्ट देता था। फिर मैंने मॉक टेस्ट परचेज भी किए थे, एक 12 मिनट्स टू फ्लैट करके एक वेबसाइट है वहाँ से। ओके। फिर उसके भी मॉक दिए थे। तो उनसे आपको हेल्प मिली होगी, आपके मेंटोर्स से आपको हेल्प मिली होगी, किसी ने आपको बताया होगा कि इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी करो, या अपने आप आपने किया, किसी ने हेल्प करी? आप नाम लेना चाहोगे किनका? हाँ जी। सर कई सारे मेंटर्स तो थे, मतलब मैं एज इन स्पेसिफिक तो किसी का नाम नहीं लूंगा, बट सबने बहुत ज्यादा help की। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक जो आजकल चल रहा है ना, अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उनका ये कहना था कि उन्होंने AI की हेल्प भी ली अपनी प्रिपरेशन के लिए। मतलब केवल जैसे हाँ बुक्स जी तो सर। होती हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे अनकन्वेंशनल सोर्सेज हो गए हैं तैयारी करने के लिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने AI की हेल्प नहीं ली, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए AI की हेल्प ले लेता हूं। मैंने क्या किया था कि
जो अगर मैं अनकन्वेंशनल सोर्सेज रेफर करता हूँ या किसी को बोलता हूँ कि भाई एनसीईआरटीज आती हैं 11th 12th की, जो कि लीगल स्टडीज की, तो उनको एक बार देख जाओ। क्लैट के लिए नहीं तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके एआईएलईटी के लिए, और इन जनरल आपको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे कोई और अनकन्वेंशनल सोर्सेस थे जो आपने रेफर किए? अगर थे तो कौन कौन से थे? अनकन्वेंशनल सोर्सेज में कुछ थे, मतलब कि एआई का तो यूज मैंने किया था ऑफकोर्स। चैट जीपीटी वगैरह, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल वेबसाइट्स होती है। और मैंने टेलीग्राम का भी काफी यूज किया ओके। अपने पे, रेडिट का भी, जहाँ पे मैं आपको मिला था, रेडिट भी बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है। ओके। वहाँ वहाँ से भी काफी ज्यादा हेल्प मिली। राइट। तो एआई का किस तरीके से आपने यूज किया? कुछ लोगों ने तो उसका यूज किया एमसीक्यूज बनाने के लिए, आप किस तरीके से कर रहे थे, किस चीज के लिए कर रहे थे? तो जैसे कभी कभी लीगल रीजनिंग के सेक्शन में प्रॉब्लम आती थी, तो फिर जो सॉल्यूशन हमें दिए जाते थे वो मेरे को कभी कभार ऐप नहीं लगते थे। तो फिर मैं वो जा करके सर्च करता था उस पे, चैट जीपीटी पे, तो फिर मुझे वो एक सही सा सॉल्यूशन दे। राइट। तो यहाँ से ना एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये होता है कि कई बार जो मॉक्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होते हैं, और परहैप्स एंजाइटी भी क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए कि हम कौन सी रैंक मॉक में ला रहे हैं। तो करियर लॉन्चर के आपने मॉक लिए थे, 12 मिनट्स टू क्लैट के लिए थे, इन दोनों में ही आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे रैंकिंग में? अगर आप देखें तो कहाँ पे जनरली कहाँ स्टैंड करते थे? सर, करियर लॉन्चर में जैसे मैं शुरू से बताता हूँ, तो स्टार्टिंग में जब मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किए थे तब मेरी रैंक होती थी करीब 500 से 1000 के बीच में। मतलब ओके। सारे बच्चे जो भी रहते थे हमारे आपने पोर्टल पे आ आपने जाते ज्वाइन थे कब तो। किया था? 11th क्लास से ज्वाइन किया था या 12th में ज्वाइन किया? हाँ, 11 11th 11th से। में किया था। ओके, ठीक है। तो फिर वो पोर्टल पे मतलब सारे बच्चों की आ जाती थी कि हाँ जी। किसने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो उसमें मेरी रैंक करीब 500 से 1000 के बीच में आती थी। इस साल भी कुछ वैसा ही, मतलब पिछले साल की बात बता रहा हूँ, इस साल भी वैसा ही कुछ रहा था। मतलब जुलाई अगस्त तक 500 से 1000 के बीच में थी। फिर धीरे धीरे 500 अंडर 500 भी आने लग गई मेरी रैंक। और फिर जब एग्जाम करीब आने लग गया तो 100 से 200 के बीच में था। और एक बार कभी करीब ऐसे कभी कभी कभार हो जाता था कि अंडर 100 हो जाती थी रैंक। मतलब कभी अंडर 100 एक एक आध बार ही हुई हो, उससे ज्यादा। अच्छा, मुझे लोगों ने ये भी बताया ना कि करियर लॉन्चर में या इस तरह के जो मॉक्स होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, आंसर देख करके अपने हिसाब से भर देते हैं कई बार। हम्म, तो उनकी जो रैंकिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जो टॉप 100 होते हैं उसमें से 30-40 तो ऐसे होते हैं जो फेक से होते हैं। तो हाँ जी। खैर, एक चीज़ आप मुझे और बताइए, आपकी फैमिली में क्या लॉयर्स हैं? मतलब मेरे मम्मी और पापा लॉ की डिग्री तो होल्ड करते, बट वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। ओके। तो आपको घर से ही ये सलाह मिली कि लॉ प्रैक्टिस करो या लॉ को परसू करो, या आप अपने आप ये चाहते थे और घर वाले कुछ और चाहते थे? किस तरह का रहा घर पे जब आपने बोला कि मैं 10th के बाद में लॉ करना चाह रहा हूँ? मतलब इनिशियली तो सर मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा करने का। लेकिन मैं जो देखता था ना, मतलब सर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मेरे को साइंस अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने साइंस ले ली। और कॉमर्स में भी मैं देखता था तो सिर्फ एक अच्छा कॉलेज मेरे को दिखता था, वो था डीयू। डीयू में बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी सर सीयूटी वगैरह में जाने में। मैंने सोचा सर एक बार ये क्लैट एग्जाम के बारे में मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पहले बताया था, मतलब 10th के पहले। बट मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने बोला कि ठीक है सर, क्लैट दे देता हूँ एक बार, और फिर अगर क्लैट हो जाता है तो फिर मैं सीयूटी नहीं दूंगा, और क्लैट नहीं होता तो सीयूटी दे दूंगा। बट एज एन ये थोड़ी सी, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे सर कम लोग जाते हैं क्लैट में। मतलब हाँ सर जी। सीयूटी में देखोगे आप, कंपटीशन काफी ज्यादा है, बट बिल्कुल। क्लैट में काफी कम है इसके कंपैरिजन में। तो एक ये भी कारण था, और ये काफी मतलब कम बच्चे भी लेते हैं इसे, तो फिर मैं सोचा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ देखते हैं। चलो ठीक है। कितने कितने मॉक्स आपने लगभग लगाए होंगे ओवर द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन? बॉल सर पार्क करीब एस्टिमेट। मैंने 100 मॉक तो लगा लिया हूँ। 2 साल में या 1 साल में? 2 साल में। 2 साल में 100 मॉक, यानी आप वीक में एक मॉक आराम से लगा रहे थे। ओके। हाँ अच्छा, कितने आवर्स की लगभग स्टडी आपकी रहती थी अगर हम डेली शेड्यूल की बात करें? सर, 5 से 6 घंटे रहती थी, तो स्कूल से मतलब आने उससे के ज्यादा बाद नहीं। में आप स्टडी कर रहे थे, राइट? सुबह तो नहीं हाँ करते जी। होंगे, शाम को ही करते होंगे। नहीं, मैंने स्कूल से ज्यादा ब्रेक्स भी नहीं ली थी। अच्छा। तो रात को लेट नाइट भी स्टडी होती होगी, आई थिंक 10-11, या किस तरीके से करते थे, कैसे मैनेज कर रहे थे? हाँ, मतलब सर 11-12 बजे तो हो जाते थे। ठीक है। अब एक एक करके सेक्शन करके हम लोग बात करते हैं, और मेरा मानना है कि क्लैट में बेसिकली आपको 3 स्किल्स चाहिए होती हैं।
पहला ये है कि यू मस्ट बी एबल टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश समवट, थोड़ा बहुत स्पीड होनी चाहिए आपकी रीडिंग की, कॉम्प्रीहेंशन की। दूसरी स्किल जो आपको चाहिए, स्किल या ये कह लो प्रैक्टिस या मेहनत, वो ये है कि आपको जीके फॉलो करना होता है, जो शायद 50% पोर्शन होगा आपकी पूरी क्लैट प्रिपरेशन का, कि जीके आपने फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ लेट अस से 1 ईयर, करना ही है। तीसरी चीज है वो मैथ्स की है। ठीक है, तो सबसे छोटे से सबसे पहले उठाते हैं मैथ्स से, उठाते हैं मैथ्स का 10% का लगभग आपका रहता है जो कंट्रीब्यूशन है। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने बोला साइंस अच्छी नहीं लगती, तो मैथ्स किस तरीके से आपने मैनेज किया? क्या मैथ्स में पहले से ही आपका हाथ ठीक था 10th के बाद से ही, या किस तरीके से आपने किया? सर मैथ्स में थोड़ा सा सही रहता, मतलब मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ही ली है। ओके। और मैथ्स में मैंने फुली स्कोर किया था क्लैट में, क्योंकि वो एक स्कोरिंग सेक्शन है, मतलब कि राइट। उसमें मैं कर सकता हूँ। जीके बहुत एम्बिगुअस रहता है, या मतलब लीगल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सेक्शन हार्ड आ सकते हैं। बट अगर मैंने मैथ्स प्रैक्टिस करी है तो वो सही से हो जाती है, और मैथ्स वैसे सर मेरी अच्छी है। ठीक है। ठीक है। दूसरे सेक्शन की बात करें, हम बात करते हैं इंग्लिश की। राइट, इंग्लिश हो या लॉजिकल हो या लीगल हो, स्किल तीनों में एक ही चाहिए। अगर आप देखें, ठीक है, लीगल में थोड़ा टेक्निकल टाइप के पैराग्राफ आ सकते हैं, लॉजिकल में थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाले पैराग्राफ आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट रिक्वायर्स द सेम स्किल तीनों सेक्शंस में। और दिस परहैप्स डेवलप्स ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में अपनी रीडिंग स्पीड सुधार लोगे या कॉम्प्रीहेंशन सुधार लोगे। तो क्या आपको पढ़ने का शौक है? किस तरीके से आपने इस मतलब सर, हाँ। हाँ मतलब सर मैं पढ़ लेता था, मतलब नॉवेल्स वगैरह जैसे आती थी कई सारी, और मैं न्यूज़पेपर्स पे बहुत ज्यादा रिलायंट था। ओके। मतलब तो मैं ऐसी ऐसी न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता था जो कि मेरे को हार्ड लगती थी, जैसे द हिंदू या ये टेलीग्राफ हो गई या इंडियन एक्सप्रेस। मैं हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ता था, और वो मैं पूरा पढ़ता था। ओके, तो आपने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा रखा था, आप डेली पढ़ने की हैबिट में थे, तो दैट मस्ट हैव हेल्प। हाँ जी। राइट। तीसरा सेक्शन जो सबसे लंबा आई थिंक प्रेपरेशन लेता है, वो होता है जीके का। तो जीके को आपने किस तरीके से टैकल किया? क्या आपके सोर्सेस थे? और ऑल्दो देखो एग्जाम में तो कुछ ऐसा आया नहीं था, लेकिन हु नोज फॉर नेक्स्ट ईयर। और प्रिपेयर तो जो सीरियसली प्रिपेयर करता है, ही इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। तो किस तरीके से आप कर रहे थे? सर इस बार की जो जीके थी वो एम्बिगुअस थी, लेकिन क्लियर थी कि कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें जरूर आने वाले हैं, जो कि इस साल मतलब कोई ऐसे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट्स हुए थे, जैसे कि G20 मणिपुर वायलेंस इशू, और ये शंघाई कोऑपरेशन राइट। समिट। ये सारी चीजें मतलब प्रोबेबिलिटी थी कि ये सारी चीजें, ये सारे इवेंट्स आ सकते। तो मैंने ऐसी इवेंट्स को पकड़ा, मतलब कि हमारे जैसे कोचिंग में भी बताते थे कि ये सारे जो इवेंट्स आ रही है इन्हें देखो अच्छे से, इनको ट्रैक करो। तो वो सारी मैं करता था, और जो अलग से रहती थी उनकी मैं मतलब प्रिपरेशन कर लेता था। जैसे यूट्यूब वगैरह पे कई सारी वीडियो आती थी, लीगल एज वगैरह थी, इनकी मैं देख लेता था। ओके। और न्यूज़पेपर में तो सर न्यूज़ मिल ही जाती थी। तो रेगुलरली आप न्यूज़पेपर के अलावा कुछ कंपाइलेशंस वगैरह भी कर रहे थे, और जो हाँ जी। बड़े इश्यूज थे उन पे फोकस कर रहे थे, जो ज़्यादा जिनके आने के चांसेस थे। राइट। हम्म। अच्छा, हमने बात करी, तीनों सेक्शंस की हमने बात कर ली है। तो आप इसमें आप बता सकते हो कि आप जब एग्जाम में बैठे तो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से सॉल्व करें? जैसे मेरी अपनी थी कि मैं सबसे पहले मैथ सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चलो पेपर तो आसान ही है। फिर जीके कर लेते हैं, तो जीके में फटाफट हो जाएगा कि ठीक है, उसके लिए 10 मिनट्स अलॉट कर दिए, हो सकता है 15 कर जाए, बट हो जाएगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर बाकी 3 सेक्शन हमने कर लिए। तो आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर था जिसमें आप करते थे अपना जो सेक्शंस था? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था, मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले मैथ्स करी फिर जीके किया, मेरा भी कुछ इस तरह से ही था। मतलब मैंने पहले इंग्लिश करी, फिर मैंने मैथ्स किया, फिर उसके बाद मैंने जीके को देखा, वो मुझे इजी लगा तो मैंने जीके किया, फिर लीगल और फिर लॉजिकल, ऐसा था मेरा। ओके। तो आप जो ओएमआर शीट में गोले भरते थे, वो आपने लास्ट में भरे या बीच में भी भर रहे थे कहीं? नहीं मतलब सर, जैसे मैंने एक सेक्शन के, जैसे मैंने इंग्लिश सेक्शन किया तो फिर पहले मैंने इंग्लिश के सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स को टिक कर लिया क्वेश्चन पेपर में, और फिर उसके सारे कर दिए एक बार राइट। राइट। ओके। अच्छा, सेक्शन में। इन जनरल स्टडी के लिए आपका कोई रिचुअल है? जैसे बहुत सारे लोगों का होता है, मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ खाने पीने का सामान रख लेता हूँ टेबल पे बैठ के अपना आराम से, पैर ऊपर कर लिए, कहीं बेड वेड पे रख लिए, चेयर पे बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ खा भी रहे हैं, कुछ कुछ पढ़ भी रहे हैं। ऐसा कुछ आपका है कि आप माहौल बना करके पढ़ते हो, या कुछ है, किस तरीके से पढ़ते हैं?
सर ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मतलब मैं खाते टाइम, मतलब मैं पढ़ते टाइम खाता तो नहीं था। लेकिन आपने बोला कि आप बेड पे बैठ के पढ़ते थे, वैसे मैं भी बेड पे ही पढ़ता था। टेबल पे मैंने हार्डली पढ़ाई करी होगी अपने स्टडी टेबल पे। तो मतलब हाँ, मतलब मैं जब मैं पढ़ता था तब मैं कुछ और नहीं करता था, बस यही रहता था मेरा कि सोशल मैं मीडिया टाइम से दूर लगाता रहते थे? था। सोशल मीडिया कितना आपने चलाया उस समय पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे या जब चल रही थी प्रिपरेशन? सर मैंने इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये सब सब बंद कर दिया था, सब कुछ डिसेबल कर दिया। फिर ओके। बाद में फिर व्हाट्सएप तो था ही, व्हाट्सएप रेडिट ये सब। बट राइट। ये जो एडिक्टिव सोशल मीडिया है इन्हें हटा दो। राइट। ठीक है। अच्छा, अगले साल के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे डरे हुए हैं, उनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर का पेपर तो पता नहीं क्या आएगा, हमें खा जाएगा। और मुझे बोलते हैं कि भाई सर कैसे करेंगे, इस साल इजी है। और कुछ ना लोगों ने भी डरा रखा है कि इस साल इजी है तो अगले साल पक्का टफ आएगा, क्लैट तो ऐसा करेगा ही करेगा। तो इन जनरल जो मेरी उनको एडवाइस रहती है कि यार पहले से दिमाग में लगा के मत जाओ टफ आएगा इजी आएगा। तो इस साल के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं पता था इजी आएगा, तो आप अपने माइंड में कुछ ऐसा बना के गए थे, किस तरीके से आपने टैकल किया, या कुछ आप अगर सलाह देना चाहो अगले साल के एस्पिरेंट्स को? सर मैं अगले साल के एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम से डरने को नहीं, मतलब एग्जाम तो ये बहुत छोटी सी चीज है सर। अ, कई मतलब हम अगर देखें, ये हम स्टूडेंट्स एज इन इसको देखते हैं एक वॉर की तरह, एक जंग की तरह हम देखते हैं इसे। बट अगर हम हमारे वॉरियर्स की कंट्रीब्यूशन को देखें, उनकी जंगों को देखें, तो ये तो सर कुछ भी नहीं है। तो हम्म। मतलब उस माइंडसेट से मैं गया था, मतलब मैंने सोचा कि सर ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, अगर ये कर लूंगा तो चलो ठीक है, नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं है। अगले साल के एस्पिरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि बस इस एग्जाम से डरना मत, मतलब ये कैसे भी है, हार्ड है इजी है, बस अपना बेस्ट देना, इससे डरना नहीं। हाँ, मतलब एक मुझे लगता है ना कि मेंटली लोग जो लोड ले लेते हैं वो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। मैं रेडिट पे भी या बाकी जगहों पे भी देखता हूँ कि ठीक है यार, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट डजंट डिफाइन एवरीथिंग। हाँ ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर करियर। सो अच्छा लगा आपसे बात करके देव, एंड होपफुली हाँ जी सर। we'll see you again after your exams. Thank you very much for being here. थैंक यू सर।